नस इसमें हमने 3 कौन कौन से ब्रांच बनाई थी इसकी? सिविल वॉर, सिविल रिवोल्ट, जनजातीय आंदोलन है, और यहाँ क्या था? एग्रेरियन रिवोल्ट। यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट, ये पढ़ना था। ये इसमें हम भारतीय पुनर्जागरण वगैरह देखते हैं, ठीक है। ये पूरा इंडिपेंडेंस तक चलेगा, आज़ादी तक। हमारा ये यहाँ तक क्लियर कर दिया था हमने ना, ये और क्या सिविल रिवोल्ट तक हो गया था। रानी चिन्नम्मा कौन थी? मेरी दादी थी। पता कौन थी? पढ़ा था घर जाके? कौन थी? कहाँ? किट्टूर कहाँ पड़ता है? मैंने कर्नाटक लिखा है, तमिलनाडु लिखा है ना, तो तमिलनाडु में तो है, कर्नाटक में नहीं है यार। देखा तुमने घर जाके? तमिलनाडु में लिखा है पक्का। मेरे से गलती हुई होगी फिर, अगर आपने देखा है तो। मुझे तो तमिलनाडु याद है वो, किट्टूर। ये वर्तमान में भी कर्नाटक में आ गया होगा फिर, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं अभी भी तमिलनाडु में ऐसा याद क्यों आ रहा है तमिलनाडु है। देखना एक बार इसको ढंग से। हाँ, कर्नाटक बता रहा है। और कौन पढ़े थे इसमें? मैसूर। मैसूर वाले में क्या विवाद था? हाँ? मैसूर में विद्रोह। हाँ, हाँ, वो अपने राजा को विस्थापित जब किया तो उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। वो नहीं चाहते थे ना कि एक अलग ही राजा बन जाए ना, ये पता नहीं कहाँ का है। तो आज हम करते हैं स्टार्ट ये जनजातीय आंदोलन, ठीक है। जनजातीय आंदोलन में इसके कुछ कारण देख लेते हैं। देखिए, इन 3 चीज़ों को याद रखना। एक इसमें है तुम्हारा जमींदार, महाजन, ठेकेदार। देखिए, ब्रिटिश जो औपनिवेशिक चरण रहा था, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन जो हमारी ब्रिटिश कंपनी थी, इसने भारत पर अलग अलग मेथड से इसको गुलाम बनाने का प्रयास किया था, जैसे हमने पीछे देख लिया, ठीक है। तो इन तत्वों का महत्व बढ़ते जा रहा था। ये हमने पढ़े हैं। जमींदार कौन होते हैं? स्थायी बंदोबस्त याद होगा, तो वो जमींदार हो गए। महाजन कौन होते हैं? जो धन उधार देते थे, मनी लेंडर्स कहते हैं जिनको आज, ठीक है। जो रुपया उधार आज भी देते हैं ना लोग धन उधार, तो उनको महाजन कहते हैं। ठेकेदार लोग कौन होते थे? लकड़ी का ठेका देते थे। क्योंकि अब इस चीज़ को समझो, जनजाति लोग कौन होते हैं? कौन होती जनजाति? हाँ, ये भूभाग में रहने वाले
देखो जनजाति हमने पढ़ी होगी ऋग्वेद में, पढ़ा था। ऋग्वेदिक जो हमने सभ्यता समझी थी उसकी जो सोसाइटिकल टेम्परामेंट था वो कैसा था बताओ जरा। ऋग्वेद में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? बैंड सोसाइटी बताई हुई। हाँ, मतलब उसमें समानता का गुण सबसे पहले रहता है। हाँ, समानता का गुण रहता है ना, तो ये सारे लोग इनमें क्या रहती है, समानता का गुण रहता है। अब देखो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने क्या किया अचानक। अब एक एग्जांपल बता दो तुमको, इसमें हमने आगे पढ़ना है, एक संथाल विद्रोह पढ़ना है, ठीक है। संथाल कहाँ पड़ता है? संथाल क्षेत्र बिहार, ठीक है। भागलपुर से लेकर ये राजमहल की पहाड़ी तक का एरिया, ठीक है। वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, ठीक है। वो आई थिंक शिवालिक रेंज में आता है वो एरिया ना, तो शिवालिक में पहाड़ियाँ थी, उनको काट काट के इन लोगों ने क्या बना दिया, खेती करने लायक मैदान बना दिया। वहाँ पे पहाड़ काट के इन्होंने खेत बना दिए, मतलब ठीक। अब अचानक ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने क्या कर दिया, देखो जमींदार को भेज दिया वहाँ कि अब आपके यहाँ जितना भी आप जितनी खेती कर रहे हो इनको रेवेन्यू चाहिए ना। जमींदार का काम क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देना, कि अब रेवेन्यू जो तुम जितना भी काम कर रहे हो उसका तुमको एक भाग रेवेन्यू के रूप में हमको देना पड़ेगा जमींदार। तो पहला कारण ये बना, क्योंकि वहाँ तो समानता का गुण है और वो सारी खेती अपने आपस में कर रहे हैं। तो अचानक जमींदार की एंट्री होना, तो जमींदार तो जनजाति लोग बोलेंगे ना कि भाई आप कौन हो, आपको तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, ना आपने हमारी सहायता की है जब हमने मेहनत करी थी, पहाड़ को काट के मैदान बनाया ना, तो उस समय तो आप नहीं आए और आज आप कौन हो। तो पहला कारण ये बनता है। दूसरा देखो महाजन है, महाजनों की एंट्री दे दी अंग्रेज़ों ने। क्यों दी? ताकि वहाँ क्या होना था, नगदी फसल होनी थी। ओपियम, ओपियम क्या होता है? अफीम कहते हैं जिसको। अफीम हो गया, ये नील हो गया, इन सारी इनसे नगदी फसलों को प्रमोट किया था ना, पढ़ा था हमने पहले। तो इन क्षेत्रों में इनका कोई महत्व तो था नहीं, फिर भी इनको प्रमोट करने के लिए महाजनों की भूमिका बढ़ा दी। ये लोग क्या करते थे, धन उधार देते थे, फिर इसी के साथ उनकी पूरी जो ज़मीन हड़प लेते थे। ये सारा हमने वहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक। ठेकेदार लोग क्या करते थे, आपने जनजातियों के बारे में एक चीज़ सुना होगा, जल जंगल ज़मीन, ठीक है। इनका जो मतलब प्रकृति प्रेमी होता है, प्रकृति के साथ रहते हैं ये लोग। तो अब जंगल में क्या होता था, अगर आपने झूम कल्टीवेशन पढ़ा हो, झूमिंग क्या कहते हैं उसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ हो ना, तो ये लोग क्या करते थे, जैसे 1-2 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ से जंगल की सफाई करी, उसको खेत बना दिया, तो आने वाले 50-60 साल में उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी, तो उस क्षेत्र को वो छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट अगले क्षेत्र में जाते थे, वहाँ के जंगल को काट के वहाँ पे एग्रेरियन अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करने लगे थे, ठीक। तो ये प्रोसेस उनका चला आ रहा था। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, इस पद्धति को बंद कर दिया। पढ़ा था ना हमने, डिटिस ब्रेंडिस पढ़ते हो ना, उत्तराखंड में भी उसका नाम, ये FRI उत्तराखंड में है जो। तो इन्होंने क्या कर दिया, हाँ, वन महानिरीक्षक बन गया ना वो, डिटिस ब्रेंडिस, उसको तो स्पेशली अपॉइंट किया गया था। एक डिटिस ब्रेंडिस को हो गया, और एक का नाम मैंने आपको वहाँ बताया था, मैक्स मूलर को सांस्कृतिक सभ्यता के लिए अपॉइंट किया गया था, और ये डिटिस ब्रेंडिस को फॉरेस्ट के लिए यहाँ इंडिया में लाए थे अंग्रेज, ठीक है। तो वनों की अभी तक तो ये लोग वन को जब ज़रूरत होती थी तब काट लेते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने उसका इंस्टीट्यूशनलिज्म कर दिया, मतलब उसका क्या कहेंगे उसको, सरकार के नियंत्रण में ला गया वनों को। अब अभी तक तो ये लोग जब मन आता था तब पेड़ काटते थे, अब पेड़ केवल खेती के लिए ही नहीं करते थे ना, उनके जानवर भी तो थे। इन सब चीज़ों पर बैन लगाना शुरू कर दिया, बैन करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बनेगा, समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ। 3 कारण क्यों, कौन कौन से बन गए। ये जमींदार क्या करेगा, अचानक एंट्री होगी तो हमसे अब पैसा वसूलने लग गया, भाई कौन हो तुम, जब हमने अपने को स्थापित किया था तब तो आपकी कोई भूमिका नहीं थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीजन। अब ये महाजन क्या करते थे, इनको नगदी फसलों में उलझाने लग गए, ओके। ठेकेदारों ने क्या कर दिया, उनकी जो फॉरेस्ट जो राइट्स थे उसको लिमिट करना शुरू कर दिया, ओके। तो इसको लिखना भी था, लिख लेना चाहिए ना, घर जाके तो भूल जाओगे, गारंटी है, लिख लो। हिंट करना है, आपने हिंट किया, लिख रहे हो ना। इसमें क्या लिखोगे जमींदार वाले में, क्या बताया उन्होंने, तुम्हारी सहेली ने क्या बताया, सुना तुमने, तो वही लिखना है।
बताओ इसको दोबारा बताओ। ठीक है, तो ये था। अब एक चीज़ थी कि जनजाति लोगों में एक ट्रेंड होता है कि ये लोग वो बनाते हैं ना, फर्मेंटेशन पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते थे, किण्वन शराब बनाते थे, मतलब घरेलू शराब। तो ये शराब पीने का इनका एक शौक होता था जनजातियों का, पहले से ही चला आ रहा है। यस, वो आज भी करते हैं। मोछंग वही होता है ना, दारू ही तो होती है वो तो, लेकिन शायद भोटियों में होता है। मोछंग भी तो दारू का नाम है ना, लेकिन नहीं मोछंग नहीं, मोछंग तो कुछ वाद्य यंत्र होता है शायद। हाँ, मोछंग होता है ना, छंग है ना कुछ, मोछंग तो वो है ना वाद्य यंत्र है शायद उत्तराखंड में कोई, मोछंगा मुरुली, उसमें नहीं कहता ये गाना, पता नहीं कौन सा सुना मैंने। तो हाँ, ये तो शराब पे इन्होंने क्या कर दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी। एक्साइज ड्यूटी समझते हैं, उत्पाद शुल्क, तो आबकारी शुल्क कह सकते हैं। तो शराब पे रोक लगा दी, यहाँ पे लिख सकते हैं आबकारी टैक्स, आबकारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ओके, और एक लास्ट रीजन बताना चाहूँगा, इंडेंचर लेबर, इंडेंचर लेबर, अनुबंधित श्रमिक, इंडेंचर लेबर क्या मतलब आपका? हाँ, आबकारी का मतलब होता है शराब। आबकारी विभाग में भर्ती नहीं निकलती उत्तराखंड में शराब, आबकारी इंस्पेक्टर बनते हैं, मेरा दोस्त बना था हाल ही में। तो ये शराब वाला डिपार्टमेंट होता है। तो आबकारी विभाग की स्थापना किसने की थी उत्तराखंड में? ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तुमने, ट्रेल के टाइम पे हुआ होगा, है ना, 1921 या 1821 ऐसी था कुछ। तो ये आबकारी विभाग है। तो आबकारी विभाग का मतलब शराब, दारू, ड्रिंक, जो आपको याद है, एल्कोहल। तो ये था, ये कारण थे जिसकी वजह से जनजातीय आंदोलन छिड़ेगा। और इंडेंचर लेबर, इसको समझो थोड़ा, अनुबंधित श्रमिक, इसको समझते हो आप लोग? अनुबंधित श्रमिक, अनुबंध करना क्या हुआ? डील। आपसे एक पेपर में साइन होगा, मैं कहूँगा कि आपने मेरे साथ इतने साल तक काम करना है। ओके, अब इंडिया में क्या था, मैंने बोला नहीं कि श्रम सस्ता था, तो इन्हीं लोगों को यूज किया गया। देखो, अगर आपने रिवाइज किया है, तृतीय चरण का उपनिवेशवाद था। तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में क्या उद्देश्य था? भारत को निवेश के लिए यूज करना। ओके, जब भारत में निवेश हो रहा है तो भारत में ही निवेश क्यों हो रहा है, इसका कारण बताया था मैंने। क्या बताया था? यहाँ श्रम सस्ता था, तो श्रम सस्ता देखिए, ये इंडेंचर लेबर, यही जनजाति लोग तो हैं, इन्हीं को वहाँ एंट्री देंगे, जनजाति लोग, किसान लोग, क्योंकि इनका तो कोई है नहीं ना वैसा, कौन पूछता था आम आदमी को। तो इन सब का यूज अनुबंधित श्रमिक कहते हैं हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं। इनके साथ ब्रिटिश सरकार ने अनुबंध किया और इनको अलग अलग फैक्ट्रियों में लगाना शुरू कर दिया, जहाँ इनके कोई राइट्स नहीं थे, न कोई सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, ना उनको कोई अपने पर्सनल राइट्स हैं, वो बस एक इंडेंचर लेबर बनकर रहेगी। तो ये सारे कारण बनेंगे जिसके कारण विद्रोह होगा। ओके, तो ये था। अब इसमें कुछ एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे कौन कौन से हुए थे। सबसे पहले हो विद्रोह, अहोम विद्रोह लिख लो, हो विद्रोह ऐसे। सेकंड लिख लो अहोम, ये असम क्षेत्र में होगा। फिर एक लिख लो आप ये संथाल विद्रोह, संथाल। मुंडा, बिरसा मुंडा वाला मुंडा विद्रोह आ जाएगा। और एक अपना रंपा विद्रोह, रंपा हमारा ये क्षेत्र पड़ता है आंध्रा, तो ये रंपा विद्रोह। आपने सुना होगा ना, एक RRR मूवी आई थी हाल ही में, देखी थी RRR मूवी, तो वो रंपा विद्रोह पे ही थी, अल्लूरी सीताराम राजू, उस पर थी ये मूवी रंपा विद्रोह पर। देखो, अहोम असम क्षेत्र में होगा, संथाल मैंने आपको बताया था अभी, कहाँ था, भागलपुर से कौन सी पहाड़ी, हाँ? नहीं, 12 महल ऐसी एक महल क्या होता है, राजमहल, राजमहल की पहाड़ियाँ है ना, तो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक इसका विस्तार था संथाल विद्रोह का।
ओके, इसमें हम पढ़ते हैं ना सिद्धू कान्हू वगैरह, वो यहाँ के नेता थे सिद्धू कान्हू, ठीक है। मुंडा विद्रोह में हम पढ़ते हैं बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा ने क्या किया था, अपने आप को भगवान सिद्ध कर दिया था, है ना। बहुत अर्ली एज में इसका डेथ हो गया था, 20-21 साल में, क्योंकि ये दबा दिया गया था इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अगला है रंपा। तो रंपा क्षेत्र पड़ता है दक्षिणी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। शुरुआती फेज में इसका जो आंदोलन हुआ था वो राजू रंपा के सानिध्य में हुआ था, ठीक है। इसमें पहले नेता का नाम लिखना है राजू रंपा। बाद में जब ये 1924 22 और 24 के बीच में जब गांधी जी ने इसको एक्टिव किया तो वहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू का नाम आता है, जिसके नाम पे RRR मूवी बनी थी। तो ये हमारा कुछ जनजाति आंदोलन इस प्रकार है। ये नाम लिख लेना, आता है एग्जाम में। इसको टारगेट करता है UKPSC ग्रुप C में, तो मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, लेकिन ये अपर PCS ने 2-3 बार पूछ रखा है। एक बार ERO में भी देखा मैंने परसों एक पेपर, वहाँ भी पूछ रखा है। ये याद रखना, इसके जो लीडर्स मैंने बताए उनको भी याद रखना, और किस क्षेत्र में हो रहा है वो भी याद रखना। कोल विद्रोह भी हो गया इसमें ना, कोल जनजाति, कोल विद्रोह भी लिख लेना। ये अपना झारखंड क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है, कोल ही रहती है क्या? हाँ कोल, रांची के पठार साइड में। तो ये है। अब हम आते हैं थोड़ा किसान आंदोलन की तरफ, एग्रेरियन रिवोल्ट। देखो किसान आंदोलन की यहाँ हमको ये सुविधा हो गई है, इसका मुझे कारण बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार में हमने तीनों चरणों में समझा था कि आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी, वहाँ पर कृषि वाला एंगल समझा था, है समझा था कृषि वाला एंगल। तो बताओ तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में एग्रीकल्चर में क्या इफेक्ट पड़ा था? बता याद नहीं कर रही क्या? तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा बताओ? कृषि का व्यवसायीकरण तो द्वितीय चरण में बताया होगा मैंने, है ना। कृषि का व्यवसायीकरण बताया होगा, उसमें 3 चीज़ें बताई थी। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया होगा। वो सेकंड फेज में था। थर्ड फेज में क्या पड़ा था एग्रीकल्चर वाले में? उसमें हमने पढ़े होंगे ना, दक्कन के दंगे वगैरह बताए थे। अभी आप बता तो रही थी, जहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वहाँ पर कौन सा कानून लेके आए थे? जहाँ पे स्थायी बंदोबस्त था वहाँ पे रैयतवाड़ी कानून आए थे, 59 वाला और 85 वाला। ये रिवाइज करना जरूरी है, एग्जाम में आते हैं फैक्ट सीधे। और जहाँ पे रैयतवाड़ी थी उस क्षेत्र में दक्कन के दंगे देखेंगे। वो दक्कन के दंगे फिर हमने यहाँ पढ़ने हैं। ये एग्रीकल्चर रिवोल्ट वही तो है, वो रिवोल्ट यहीं बनेगा, वो दक्कन के दंगे बनेंगे। और दक्कन के दंगे के बाद हमने देखा था 1859 का दक्कन कृषक सहायता कानून बनाया था सरकार ने। ओके, तो रैयतवाड़ी को वहाँ उन्होंने काउंटर किया। उसके बाद हमने स्टैच्यू आयोग पढ़ा होगा जो अकाल के लिए बनेगा, और एक अकाल संहिता पढ़ी होगी। ओके, 1874 या 5 में आई थिंक, वहाँ हमने इसको एक रेडी किया था, जिस पे आगे गांधी जी चंपारण वाले नहीं खेड़ा वाले में देखते हैं कि 1/4 जो रेवेन्यू अगर लॉस हो जाता है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। तो एग्रेरियन रिवोल्ट के लिए मुझे कारण बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। यही तो थी ना इंटीग्रेटेड अप्रोच हमारी पढ़ाई की। टॉपिक लिंक होते जाएंगे, देखो सारे टॉपिक लिंक हो गए उससे। अब हम आएंगे कि कौन कौन से हुए थे। ये कारण लिख लोगे ना, क्या क्या था, क्या क्या कारण था। हस्तशिल्प उद्योगों का हो गया पतन, तो ग्रामीण निरक्षरता आएगी, वो उधर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखना नहीं, आप हिंट कर लो ना बस कि ये मुझे आता है, वहाँ पे लिख ले मुझे आता है, हाँ लिख ले, क्योंकि ये चीज़ पीछे लिख ली है, वही चीज़ें आनी है, यहाँ पर दोबारा नहीं करेंगे ना इसको। तो एग्रेरियन रिवोल्ट के रीजन क्या बनेंगे? हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ है, तो उसके कारण क्या आ गई थी? ग्रामीण ऋणग्रस्तता, गरीबी, अकाल, भूखमरी, तो वही कारण बन जाएगा इसमें। ओके, अब इसमें थे कौन कौन से? सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सन्यासी विद्रोह। कल भी पढ़ा था सन्यासी विद्रोह, वो यहाँ भी आएगा, क्योंकि जो सन्यासी थे वो मुख्यतः क्या थे? किसान लोग।
उन्होंने बस सन्यासी का रूप धारण किया था। ओके, लिखो इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। दूसरा इसमें हम लिख देंगे नील विद्रोह, कर लो नील विद्रोह। सेकंड, नंबर थर्ड हम इसमें पढ़ सकते हैं मोपला विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोपला, मोपला विद्रोह। फकीर, फकीर आंदोलन। और कौन से हुए थे एग्रीकल्चर वाले, और बहुत सारे हैं, हम इतना गहरा नहीं जाएंगे यहाँ पे, इतना बहुत है। देखो सन्यासी विद्रोह में क्या था हमने कल बता दिया, बंगाल क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था ये। नील विद्रोह क्या था, तीन कठिया सुना था, तीन कठिया, तीन कठिया पद्धति क्या थी, जहाँ चंपारण में गांधी जी इसके लिए वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये वही था नील विद्रोह। ये नील ही इसी के लिए हो रहा था एक्चुअली। ये था ना पूरा बंगाल में लेके आए थे इसको, फिर ये पूरा भारत में इन्होंने इसके एंट्री, क्योंकि इसका संबंध किससे था, नगदी फसल पड़ा था ना हमने वहाँ। तो तीन कठिया का मतलब था कि 2/3 हमारा जो होगा, या फिर 3% कह सकते हैं, उस पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। ओके, इस विद्रोह के कारण ये पूरा सिस्टम हटा दिया गया था, बस चंपारण में रहा था। तो चंपारण में हटाने का काम किसने किया था, गांधी जी ने। ओके, तो इसका संबंध किससे, तीन कठिया पद्धति, ऐसा हिंट कर लो। नील विद्रोह, देखिए नील विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह है जिसमें कि हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने इसको सहयोग किया था। आपने सुना होगा दीनबंधु मित्र ने एक बुक लिखा था, क्या, नील दर्पण, आता है एग्जाम में, ये उत्तराखंड पीसीएस ने इसी बार पूछा था जस्ट लास्ट ईयर। नील दर्पण बुक के लेखक कौन है, कौन है, दीनबंधु मित्रा। तो एकमात्र ऐसा विद्रोह, कौन सा, नील विद्रोह, जिसमें कि भारतीय तात्कालिक जो हमारे बुद्धिजीवी और चिंतक वर्ग है उसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग पर्याप्त दिया था। जैसे मैंने बताया ना, दीनबंधु मित्र ने क्या लिखी थी, नील दर्पण, इसको हिंट कर लेना यहीं पे, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा जाना। दिस इज द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट है ना ये मालाबार कोस्ट। जरा ये मोपलाओं के बारे में समझा रहा हूँ, आता है एग्जाम में कभी। मोपला कौन थे, देखो हमने मैसूर साम्राज्य पढ़ा था, टीपू सुल्तान वगैरह के बारे में है? तो मोपला थे मुस्लिम बटाईदार कह सकते हैं। मोपला कौन थे, मुस्लिम खेतीहर या फिर काश्तकार। ओके, मोपला है हमारे मुस्लिम खेतीवान, मोपला लोग। अब समस्या ये आई, देखो ये वाला क्षेत्र पूरा देखो है किसका, आडियार वंश का था, पहले पढ़ा था ना आडियार। ओके, उससे हमने एक, अगर आप मध्यकाल में जाते हो तो बहमनी साम्राज्य रहा है, बहमनी, हसन गंगू जो भी है, तो ये मुस्लिम लोग थे यहाँ पे। ये मालाबार तट पे जितने भी एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे उनको हम बोलते थे मोपला। ओके, अब हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पे टीपू सुल्तान आता है, ये कौन, हैदर अली, तो हैदर अली भी अपने आप में कौन है, मुस्लिम है, तो वो मुस्लिम लोग हैं तो उसको इन्होंने सपोर्ट किया, तो मोपलाओं को यहाँ पे अच्छा मौका मिल गया। अब आपको ध्यान है, हमने जब पढ़ा था 3rd एंग्लो मैसूर वॉर, हारता है ना, आधा भूभाग खो देता है कौन, टीपू सुल्तान। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये मालाबार तट पूरा वो खो चुका है। तो यहाँ पर अंग्रेज फिर फूट डालो राज करो की नीति देखो हर जगह दिख जाएगी तुमको। ये यहाँ क्या करेंगे, एक दूसरे होते थे उनके कह देते हैं जैनमी जमींदार होते थे हिंदू, उन्होंने हिंदुओं को बिठाना शुरू कर दिया वहाँ,
समझ पाए? हिंदू जमींदारों को बिठाना शुरू कर दिया। अब तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फिर संप्रदायवादी विचारधारा, फिर इन्होंने ऐसे फोड़ना शुरू कर दिया। तो अब ये जो मऊपला विद्रोह कर रहे थे, ये अंग्रेजों के लिए नहीं कर रहे थे, ये विद्रोह कर रहे थे इन जैनवी जमींदारों के लिए, क्योंकि इन जैनवी जमींदारों को वहाँ पे बिठाया किसने था? अंग्रेजों ने। तो इनडायरेक्टली वो अंग्रेजों के लिए रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप हम देख रहे हैं वो जैनवी जमींदारों के लिए हो रहा है। समझ पाए तो ठीक है, वरना इतना याद रखना कि मऊपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट में, बस इतना याद करना जरूरी है। फकीर आंदोलन ये सेम सन्यासी विद्रोह से ही लिंक होता है। एक और लिख लो, फराजी आंदोलन भी था एक, फराजी आंदोलन। बस इतना बहुत है, ये इतना बहुत हो गया। अब हम जरा आधा घंटा 1857 की क्रांति पर डील करेंगे। आज ये पूरा एंड हो जाएगा, फिर कल से इंटरेस्टिंग हम टॉपिक उठाएंगे अपना मॉडर्न नेशनलिज्म। यहाँ से तो हम लोगों ने पढ़ा रहता है और यहाँ पर ठीक है। फराजी जी जौ को घसीटना है, बिंदा है नीचे से नुक्ता। पानी लाई क्यों नहीं लाई? पानी चाहिए जरा, पानी दे दो, मैं रोज भूल जाता हूँ। ये यहाँ पर रखो, धन्यवाद। अब हम 1857 की क्रांति करेंगे। हेडिंग डालना 1857 की क्रांति के बारे में। तो आद्य राष्ट्रवाद हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब हम आएंगे 1857 की क्रांति की ओर थोड़ा। विप्लव क्या होता है? विप्लव हाँ, यही होता है विप्लव। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति, विप्लव। क्या हो गया? अठारह सत्तावन की विप्लव के बारे में आपको कोई आइडिया है? याद है कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें? आपने मतलब कैसे पढ़ा आज तक, मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा ना। पढ़ा तो हम सबको रहता है, चमक उठी सन 57 में, ये तलवार पुरानी थी, सुना? सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ते थे ना, 6-7 में कहीं था ये। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। परसों एक आर्टिकल आया था, देख मेरा ये एक याद आ गया एक चीज़ मेरे को। इनका नाम है रुद्रांशु मुखर्जी, ठीक है। इनकी बुक है इसी पे, अचानक मुझे याद है, परसों मैंने उसमें आया था कि इसमें इंडियन एक्सप्रेस में। इनकी बुक है रानी एंड बेगम, रानी एंड बेगम। यह है 1857 की क्रांति पर लिखी है, ठीक है। रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन दोनों की भूमिका पे लिखी है। तो ये कभी मेंस में चीज़ें याद आती, मेरे को अचानक याद आया, ये नोट कर लेना, कभी एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये अभी इसका विमोचन हुआ है 2023 में। विमोचन मतलब लॉन्च, ठीक है, 2024 में ही आई है, 23 में। तो रुद्रांशु मुखर्जी की बुक है रानी एंड बेगम, जो 1857 की क्रांति में इनकी जो भूमिका रही है वो बताती है। हम पढ़ते हैं ना कि 1857 की क्रांति में महिलाओं की भूमिका, तो ये यहाँ से सुभद्रा कुमारी चौहान से मुझे याद आया, ये यहाँ लिंक हो गया। तो आप लोगों ने कैसे पढ़ा है मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, तब मैं उसको उस डायरेक्शन में लेके आने का प्रयास करूँगा। प्लीज़ कम, हैव योर सीट।
क्या बात, आजकल लेट लेट आ रहे हो? हाँ, अब तो 14 फरवरी भी गई, अब कैसे लेट हो रही है? हाँ, तो आपने कैसे पढ़ा है? कुछ तुमने सुना ये ऐसा कुछ हुआ था भारत में? इससे पहले नहीं पढ़ा था? वेरी गुड, यही तो चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्योंकि अलग अलग तरीके से पढ़े रहती चीज़ें। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे इस पर काम किया है मिस्टर वैलेंटाइन। हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म का प्रोटो नेशनलिज्म वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कस ये वाला टॉपिक 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था। ओके, तो इस पर मिस्टर रुद्रांशु मुखर्जी का एक बुक आया था 2023 में, रानी एंड बेगम। तो इसके बारे में थोड़ा मैंने बताना चाहा, द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेंस इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस पर पूरा उन्होंने एक बुक लिखा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो यू कैन लुक द बुक। ओके, तो हाँ, क्या आपने 1857 की क्रांति के बारे में मिस्टर वैलेंटाइन पहले सुना था? बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है? ओके, आपको भी आइडिया नहीं था? आपको? हाँ, कुछ हुआ था करके इतना है मतलब। ठीक है, तुमको नो आइडिया, कभी नहीं सुना? यार ये वाली जो मैं कविता बोल रहा हूँ ये तो सभी पढ़ते हैं, यहाँ उत्तराखंड बोर्ड से तो पढ़ा होगा। हाँ, तो मैंने भी तो यहीं से पढ़ा है, अलग से तुमने कोई बुक ना पढ़ी थी? हाँ, तुमको याद नहीं होगा वो अलग चीज़ है। हाँ, फिल्म। और तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत? क्या पढ़ा था? कुछ याद नहीं, मतलब हुआ था कुछ? ठीक है, हाँ, कुछ ध्यान है? क्या ध्यान है? मैं एक घटनाक्रम बताना चाहता हूँ, ठीक है? थोड़ा एक स्टोरी टाइप की बताते हैं, फिर इसको हम एकेडमिक्स में जो काम आएगा उस बात में। देखो, अभी तक क्या होता था कि जो हमारी इंडियन आर्मी होती थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोलेंगे उसको, ठीक है? उसके पास जो बंदूक होती थी उसे बोलते थे ब्राउन बेस राइफल। ओके, तो इन्होंने इसको ब्राउन बेस से चेंज करके उसे उसका नाम चेंज कर दिया। उसमें क्या कर दिया उन्होंने? कारतूस, आपने सुना होगा। अभी तक होता था जो कारतूस नॉर्मली यूज होता था, अब इन्होंने क्या कर दिया, जो कारतूस होता था उसको बैंड करना होता था ना, अनफोल्ड करना है उसका एक बाहर से। आज भी देखते नहीं हो, ग्रेनेड देखा होगा, ऐसे तोड़ के फेंकते हैं, तो सेम वही चीज़ इन्होंने यहाँ लॉन्च किया। तो इन्होंने क्या किया, तो वो जो कारतूस को निकालना था उसको ग्रैपिंग करके बहुत स्मूथ करना था। तो वहाँ पे इन्होंने इसका यूज़ कर दिया जो आप बता रहे हो, गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ कर दिया। अब देखो, अगर आप थोड़ा धार्मिक मुद्दों को समझते हो तो गाय और सूअर दोनों ही धार्मिक मुद्दे बन जाते हैं। सूअर मुद्दा बनेगा मुस्लिम संप्रदाय के लिए, और गाय का सेंटिमेंट हमसे जुड़ा है। ओके, अब देखिए, मैं जिस समय की बात बता रहा हूँ, इस समय 1,37,000 इतनी जनसंख्या थी बंगाल आर्मी की। 1,37,000 क्या थी? बंगाल आर्मी की संख्या थी। अब इसमें जो 75% पीपुल थे वो पूरा अवध क्षेत्र थे। अवध क्षेत्र हमने पढ़ा था, अवध में कौन कौन से एरिया? बिहार और यूपी। और आपने अगर ध्यान दिया होगा, बिहार और यूपी पूरा डोमिनेंट है सवर्ण वर्णों से। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंट्री दी भारतीयों को किसमें? आर्मी में, तो वो चाहते थे ना कि हमको एक स्किल्ड मिले आदमी, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाए तो ठीक है, पढ़ा लिखा हो ना हो, समझदार हो। तो आपको पता है कि इंडिया में उस समय एक सभ्यता थी कि पढ़े लिखे लोग सवर्ण होते थे, मतलब या तो क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण होंगे, तो वो सारे क्षत्रिय ब्राह्मण ही आर्मी में होते थे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर चर्बी वाला कारतूस इतना ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा बन गया, क्योंकि उसका कारण एक ये भी रहा था, क्योंकि इंडियन आर्मी में उस समय, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो पीपुल थे वो सवर्ण वर्ण के थे। अगर वो निम्न वर्ण से होते तो शायद इतना बड़ा वो बवाल नहीं बन पाता। मेरी बात समझ पाए आप लोग? हाँ, तो सवर्ण वर्णों को एंट्री देना उन्हीं के लिए घातक हो गया। अब उन्होंने तो अपने यूज के लिए उनको एंट्री दी थी, ताकि
एक बुद्धिजीवी को रखना ज़्यादा आसान रहता है ना। अब एक चीज़ तुम खुद सोचो, अगर मैं यहीं की बात करता हूँ, अगर मैं किसी व्यक्ति को यहाँ हायर करता हूँ, मुझे ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा लगेगा जो सारे सब्जेक्टों में, जो सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर की व्यक्ति को रखूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इन्होंने वही दिमाग लगा, आर्मी में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जो समझदार व्यक्ति हैं। और समझदार कौन होते थे? ब्राह्मण ठाकुर उस समय, क्योंकि शिक्षा तो उन्हीं के पास थी ना, जो छोटा मोटा जो भी आता था उन्हीं को आता था। अब इनको क्या पता कि कल को यही लोग विद्रोह खड़ा कर देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का सेंटिमेंट जुड़ा है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय। अब उनका सेंटिमेंट गाय के साथ आपको पता ही, हमने पढ़ा है पूरा गाय के बारे में। दूसरा, उधर कौन थे? मुस्लिम। आपने सुना होगा कि, सुना क्या, मैंने तो पढ़ा है, बाइबल में ये चीज़ आती है कि अगर मेरे मुंह से सुअर शब्द आ गया तो मेरी जबान 42 दिन तक नापाक रहती है। नापाक समझते हो ना, अशुद्ध। तो 42 दिन तक मैं अल्लाह का नाम नहीं लूँगा। तो उनके लिए इतनी अशुद्ध चीज़ है कौन? सुअर। ओके, तो इन्होंने जानबूझकर इन्होंने ये किया। हालांकि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक लेखक हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, तो बहुत सारे इतिहासकार हैं जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि ऐसा नहीं था कि हमने कोई सुअर की चर्बी वाला, तो ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं। हमने वो जो बनाया था वो एक नॉर्मल सा एक चमड़ा था, उसको चमड़ा सिद्ध किया, लेकिन वो रियली था, उसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज हुआ था। वो प्रूव होता है। दमदमा सुना आपने? दमदमा पड़ता है कोलकाता। कोलकाता के दमदमा क्षेत्र में जो इन्होंने एक अपना सेंटर बनाए थे ना, देखो जो ये चर्बी वाले कारतूस बनाए जा रहे हैं इंडिया में ही बन रहे हैं, ठीक। इसके 3 सेंटर थे उस समय। एक था अम्बाला। अम्बाला कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ बॉर्डर जब हम जाते हैं चंडीगढ़, ठीक है। दूसरा था ये दमदमा, ये पड़ गया कोलकाता। और तीसरा था सीतापुर। ये 3 क्षेत्रों में इन्होंने ये बनाए थे। क्या क्या? तीसरा सीतापुर, सीतापुर, ठीक है। ये 3 जगह थे जहाँ पे, भाई साहब भागवत चल रही है, ध्यान, तालियां भी चलेंगी भी, हाँ, ध्यान से सुनना। कहाँ तक ले आया मैं स्टोरी को? दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ता है? कोलकाता। देखना आज घर जाके, ठीक है। तो वहाँ पे एक सेंटर था इनका। तो दमदमा से इस बात की पुष्टि होती है कि इन्होंने सुअर की चर्बी का यूज किया था, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जब सनसनी फैलती है तो सबसे पहले इसका यूज होता है 19वीं जो इनफील्ड थी हमारी, मतलब पैदल सेना, ठीक है। तो 19वीं पैदल सेना का कुछ व्यक्ति थे, उसमें थे हमारे 50 व्यक्ति, 45 से 50 माने जाते हैं। ये सब थे बंगाल में। तो बंगाल में पहला विद्रोह देखा गया, लेकिन ये छोटा मोटा था तो अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया, तो उसका उतना प्रभाव रहा नहीं। लेकिन एक सनसनी फैल गई पूरे मार्केट में कि ये चल रहा है, और ऐसा होने लग गया कि विद्रोह शुरू हो गया, ये फैल गया। दूसरा हम देखते हैं बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे की स्टोरी आती है। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं, मंगल पांडे ने बिल्कुल स्वतंत्र होकर ये काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने ऊपर 2 अधिकारियों का मर्डर कर दिया। हालांकि उसको बाद में तोप से उड़ाकर उसको मार दिया गया था, हमने ये पढ़ा। इस बात को तो जानते हैं ना? अरे मंगल पांडे सुना है? मेरे दाऊजी थे यार, क्रांतिकारी हैं हमारे परिवार में सब। तो पहली घटना कहाँ हुई थी? बंगाल में, लेकिन उसका कोई उतना प्रभाव नहीं दिखाई देगा। दूसरी घटना जो उत्पन्न किया वो किसने किया? मंगल पांडे ने। उसने अपने ही जो सीनियर रेजिडेंट थे उनको निपटाना शुरू कर दिया। ज़्यादा दिन नहीं मार पाया, 2 जनों को मारा उसने। उसके बाद ताकि अन्य जो हमारे सिपाही हैं वो विद्रोह ना कर सकें, इसके लिए उसको जिंदा उड़ा दिया गया तोप से, इसके द्वारा, ब्रिटिश रेजिडेंट जो ऑफिसर थे उनके द्वारा, ठीक। तो लेकिन एक एग्ज़ाम में आता है कि ये तो था बैरकपुर छावनी का मामला, ठीक है। और बैरकपुर छावनी पड़ती है कहाँ? हमारी बंगाल साइड में। अब बात ये आती है कि हम स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली वो देखते हैं घटना, हम कहाँ माने उसको? बैरकपुर माने या फिर मेरठ माने? क्योंकि जस्ट अगली घटना मेरठ में होने वाली है। अब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपको एक दिमाग में आना चाहिए ना कि मैं सेना का नाम कौन सा बोल रहा हूँ? बंगाल सेना। और लेकिन मेरठ कैसे आ गए ये लोग? इस बात पे ध्यान दिया आपने? देखो, हमने वो पढ़ा था कौन? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी पढ़ा था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इसका सेंटर पहले कहाँ था? कोलकाता से इन्होंने मेरठ शिफ्ट कर दिया। तो सारे जो रेजिडेंट थे, जो मेन काम होते थे, मेरठ से होते थे। ओके, तो देखो ये पूरी जो हवा है वो देखो बंगाल से कहाँ की ओर निकली? मेरठ की ओर। बंगाल, फिर कहाँ आई? बैरकपुर, बैरकपुर छावनी से अब ये मेरठ में आएगी। तो मेरठ में जो स्टार्ट होता है सबसे पहले, देखो
मेरठ में कैसे होता है, एक कैवलरी सुना, कैवलरी, कैवलरी घुड़सवार कहते हैं, घुड़सवार सेना, कैवलरी, भाई साहब कैवलरी। अब सुन लो, फिर मैंने बता दिया। घुड़सवार सेना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैवलरी, ठीक है। और इनफील्ड होगी जो पैदल चलेगी। तो जो कैवलरी थी उसका स्ट्रेंथ था 90 पीपल। इतना याद नहीं करना, बस आपको इंटरेस्ट आए, मैं वो बता रहा हूँ। जो लिखने वाला होगा मैं आपको समझा दूंगा बस, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ कि हुआ क्या था, पूरा घटनाक्रम क्या है। यहाँ तक आप लोग मुझे बता सकते हो मैंने क्या बताया? तुमको तो नींद भी आ गई है, अभी ताली बजेगी, हाँ ध्यान से। बोर हो रहे हो क्या? सुनना पड़ेगा, अब क्या करें। तो 90 लोग थे कहाँ, जो घुड़सवार सेना थी। कहाँ आ गए हम, मेरठ में। मेरठ में जो 90 घुड़सवार लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, यही क्या कहते हैं इसको, रिवोल्ट, या फिर उसके अपनी जो सेना अधिकारी थे उनके खिलाफ उन्होंने मना कर दिया ना वो करने के लिए, जो भी राइफल का नाम बताया, उस राइफल का यूज करने के लिए मना कर दिया। क्योंकि साफ सी बात है कि इसमें क्या है, सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी, इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज द अगेंस्ट ऑफ आवर रिलीजियस नॉर्म्स। तो हमारे रिलीजियस नॉर्म्स के वो अगेंस्ट जा रहे हैं, मैं इसको अप्लाई नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया। तो इन 90 जो ट्रूप्स के जो 90 सदस्य थे इसमें से 85 लोगों को इन्होंने सज़ा दे दी और 10 साल की सज़ा दे दी, ठीक है। 10 साल तक उनको सज़ा में डाल दिया। अब उसमें जो बचे हुए 5 लोग थे, और देखो मैंने बताया कितने लोग थे, 1,37,000। तो इतने सारे तो हैं ना भी आर्मी वाले, वो सब इंडियंस हैं। तो अब जब पिछाने ये 85 लोगों को 85 लोगों को जब सज़ा होती है, तो ये लोग जब जेल की ओर जा रहे हैं तो इन सबको धिक्कारते हुए जाएंगे ना, किनको, जो हमारे और भाई लोग हैं, कि तुमने साथ नहीं दिया हमको, तो अकेले छोड़ दिया, हम अकेले जेल जा रहे हैं, तुम कैसे हो, धिक्कार नहीं देते हैं। अरे तेरे बस का क्या है, तो कुछ कर ही नहीं पाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब हम कहते नहीं हैं, तो इसको धिक्कारना कहते हैं। तो धिक्कारने से अंदर से एक ज्वाला पड़ती है। तो एक तो ये धिक्कार था। अब दूसरा क्या था कि जो लोग मेरठ में उस दिन थे 95 लोगों के अलावा, क्योंकि 85 को तो हो गई सज़ा, 85 में से 5 घुड़सवार थे, बाकी तो पूरी सेना पैदल वैसी ठहरी। तो ये लोग क्या थे, अगल बगल पहचान तो हो ही जाती है चाय वाय की दुकानों में। तो वो लोग जैसी चाय वाय पीने गए बाहर, तो जनता ने उसको धिक्कारना शुरू कर दिया उनको। तो देखो तुम कैसे लोग हो, तुम्हारे साथियों को पकड़ के ले गए, उन्होंने क्या गलत किया, वो तो विद्रोह कर रहे थे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनको औरतों ने छेड़ दिया। जब कोई लड़की या किसी औरत के द्वारा जब धिक्कारा जाता है ना कोई पुरुष, तो उसको फिर जीवन और मृत्यु दिखाई देती है, या तो करो या मरो, है ना। शादी में जरूर आना फिल्म देखी है, यही है वो। क्योंकि वो धिक्कार है किसका, स्त्री का। इसके बारे में वो पढ़ना, कामायनी में भी बहुत अच्छा दिया है जयशंकर प्रसाद जी ने, इनको पढ़ना ना। तो स्त्री का धिक्कार है, उसमें मैंने आपको हिंट दे दिया ना, आप कामायनी को पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। वो बहुत गहरी चीज़ें हैं, उसमें अलग अलग लॉजिक्स आते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, तो स्त्रियों ने भी धिक्कार दिया। अब उनके अंदर जल गई आग, अब क्या करना था, क्रांति। तो वो लोग गए सीधे, जितने उनको दिखे सारे ब्रिटिश अधिकारी, सबको मारना शुरू कर दिया एक साइड से। जो ब्रिटिश अधिकारी एक मैदान में क्या खेलने का शौक था उनको, रानीखेत में गोल्फ का बहुत ज़्यादा शौक था उनको। तो गोल्फ खेल लेते, जो जहाँ देखा वहीं पे निशाना बनाना शुरू कर दिया, सबको मारते गए। तो मेरठ से लेकर कहाँ तक आ गए, दिल्ली। अब ऐसा हुआ, ये घटना थी शाम को 4-5 बजे की। ये बुक ये है रुद्रांशु मुखर्जी की बुक से मैं इन चीज़ों को बता पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा था, ये सारी घटनाक्रम मैं वहाँ से ले रहा हूँ। तो ये लोग गए और शाम का 5-6 बजे इन्होंने सारे वहाँ के मेरठ में जितने अधिकारी थे सब मार दिए। अब देखो, मार तो दिया, अब क्या करें। अब उनके पास एक समस्या और आ गई ना, अब क्या किया जाए, मार तो दिया हमने सब। अब उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, तो उनके दिमाग में आया कि अब जो मुगल शासक है उसको बनाओ। मुगल शासक कौन था यार, भूकंप क्यों ला रहे हो। मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। अब मैंने बोला नहीं कि हमारे दिमाग में पहले से एक रहता है कि जो हमारे राजा के प्रति सेंटिमेंट रहता है। हाँ उनको ज़्यादा मोटिवेशन आ गया ना, सीधे वो चले गए। नहीं, ऐसा था कि देखो मोटिवेशन तो था, लेकिन मोटिवेशन को डायरेक्शन नहीं था। एक लीडर चाहिए ना, अगर नेता नहीं होगा तो भीड़ बन जाएगी वो तो।
ठीक है, तो थोड़ा सुन लो फटाफट, ये फिर मेरा तो उनको कुछ सूझा नहीं, ठीक है, जो अभी तक सबको मार रहे हैं, अब मेरठ में तो सब निपटा दिया, अब क्या किए, तो वो लोग गए मेरठ से दिल्ली की ओर। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर, क्योंकि एक मैंने बताया नहीं, हम लोगों में एक रहता है कि हमारे राजा के प्रति एक सेंटिमेंट है, वो हमारी रक्षा करेगा करके। तो उसने पूरी जो कमान है किसकी, 1857 की क्रांति की कमान किसके हाथ में देने की सोची? मुगल बादशाह को। तो वो लोग जाते हैं। अब थोड़ा अगर आप लोग दिल्ली गए हो तो मैं थोड़ा दिल्ली का सिनेरियो समझाना चाहता हूँ। लाल किला देखा? लाल किला में तो रहते थे ना, लाल किला है, उसके फ्रंट में तो चांदनी चौक आ जाता है। गए हो दिल्ली आप लोग? हैं? तो चांदनी चौक गए होंगे, तो लाल किला का जो फ्रंट एरिया है वो चांदनी चौक का है, ओके। उसके जस्ट जब पीछे की साइड जाते हैं तो वहाँ पे अभी तो जो यमुना रिवर है वो काफ़ी पीछे चले गई है, उस समय यमुना जस्ट पीछे बहती थी लाल किले की, ओके। तो लाल किला में अगर एंट्री करना है तो एक पुल होता था, आज वो पुल नहीं है, वो पुल क्रॉस करके आना होता था। तो हमारी जो ट्रूप्स थी इसने सारा पुल वगैरह क्रॉस किया। तो अब ये लोग गए बाहर, तो बहादुर शाह जफर उस टाइम पे रोजे चल रहे थे, होता नहीं इनका रमज़ान, तो रमज़ान में सुबह के टाइम 3-4 बजे ये लोग खाना खाते हैं। तो अब सुबह शाम को 5-6 बजे वो वहाँ से चलना शुरू किया उन्होंने, कहाँ से? मेरठ से। तो लगभग 8-9 घंटे में तो आ ही जाता है आदमी पैदल पैदल। तो वो लोग आ गए दिल्ली, हमारी ट्रूप्स मेरठ से कहाँ गई? दिल्ली, पैदल पैदल, नारे लगाते हुए ना कि इनको अब निपटाना है करके। अब वो रोजे का समय होता है तो वो लोग अपने झरोखे पे आ गए थे। झरोखे समझते हो? झरोखे दर्शन होता था मध्यकाल में, मुगल काल में। झरोखे दर्शन के बारे में सुना है? झरोखे दर्शन का मतलब है, जो शायद मैंने पहले बताया होगा यार, ये खिड़की होती है ना, खिड़की, अखियों के झरोखों से गाना भी सुना होगा। तो झरोखों का मतलब है बरामदे से अपनी जनता को संबोधित करता था राजा, हर हफ्ते में एक दिन होता था वो। ये पद्धति मुगल लाए थे इंडिया में। हाँ, अभी मैं एग्जांपल और बताता हूँ। धुरंधर फिल्म देख ली? धुरंधर फिल्म में जब वो मार खा के आता है, ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, वो है झरोखे दर्शन, ठीक है। मतलब झरोखे का मतलब है बरामदा, जहाँ से वो लोगों को संबोधित करेगा। नीचे पूरी फील्ड में वो बैठे रहेंगे उसके प्रजा, और वो ऊपर से ऐसे करेगा। ये हुआ झरोखे दर्शन। तो झरोखे से चांद दिखता है ना उनका, तो वहाँ पर खाना वगैरह खा रहा था, तो सामने उसको ट्रूप्स दिखाई दिया, वो सब उसको सैल्यूट वगैरह कर रहे थे बहादुर शाह जफर को। लेकिन वो एक एबनॉर्मल एक्टिविटी को समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा था। तो उसके सिक्योरिटी में उसको सिक्योरिटी कौन देता था? सरकार, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब्सिडरी अलायंस पड़ा था ना। तो उसके चारों तरफ मुगल शासक बहादुर शाह जफर को प्रोटेक्शन देने के लिए चारों तरफ कौन थे? ब्रिटिश। तो उसने उसका जो मुख्य अधिकारी था उसको फटाफट बुलाया कि लुक कि क्या हो रहा है यहाँ, देखो ये कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तो उसने फटाफट अपनी जो सेना थी उसको ऑर्डर दिया कि सारे जो गेट हैं हमारे क्लोज करो, फास्टली उसको बंद करने के लिए बोल दिया। अब लेकिन सारे देखो, अगर आप इंडिया गेट आज जाते हो तो बहुत सारे गेट मिलेंगे आपको, तो सारे गेटों को तो बंद कर दिया, लेकिन फ्रंट गेट को बंद करने का मौका ही नहीं दिया, ओके। वहाँ पे जो हमारी ये घुड़सेना थी वो उसने एंट्री दे दी मेन गेट पे, तो उसको मौका मिल नहीं पाया मेन गेट को बंद करने का। उन्होंने सीधे अंदर एंट्री दी, वहाँ जितने अंग्रेज थे उनको निपटाया। अब पूरा दबाव बनाया किसको? बहादुर शाह जफर पे। तो बहादुर शाह जफर पर दबाव बनाया कि आप अब हमारा लीड करो, जो ये क्रांति हमने छेड़ दी है इसका लीड कौन करो? आप करो, क्योंकि आप यहाँ के राजा रहे हो और आपकी बात में ज़्यादा दम भी रहेगा अगर आप लोग आप कहोगे तो ऐसे ही बात शुरू होती है। तो 1857 की क्रांति का अब जो पूरा बीड़ा है कौन उठाएगा? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। हालांकि आगे हम देखते हैं इसको पूरा सॉल्व करने के लिए कैंपेबेल को सुना होगा आपने, कैंपेबेल आता है, हडसन आता है, हडसन का डेथ भी हो जाता है यहाँ, फिर कैंपेबेल इसको दबा देता है। बाद में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। रंगून कहाँ है? बर्मा, ओके, म्यांमार। अब एक एग्जांपल और समझो, देखो पहला बादशाह कौन आया था इंडिया में? बादशाह की उपाधि किसने ली थी? मुगलों ने, ओके। तो जो पहला मुगल था उसको बादशाह बोलते हैं। कौन था वो? बाबर। आपने अगर बाबर के बारे में पढ़ा है तो वो कभी नहीं चाहता था कि मैं इंडिया में रहूं, उसको बस यहाँ के लूट मार पे विश्वास था। यहाँ से धन चाहिए था ना उसको, क्योंकि काबुल में तो पूरा उसका धन खत्म हो गया था। उसका केवल जो ज़रूरत था यहाँ के लूट पाट से था। किसका? बाबर का।
वो हमेशा कहता था कि जो इंडियंस होते हैं दे आर नो सो गुड, वो अच्छे नहीं होते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा कशिश, क्या मतलब होता है इसका? ये फारसी शब्द है ना कशिश, क्या होता है कशिश का मतलब? 14 फरवरी को नहीं पूछा? कशिश का मतलब होता है सौंदर्य। वो कहता था कि जो भारतीय हैं इनमें कशिश नहीं होती, मतलब भारतीय लोगों में सौंदर्यता नहीं होती है। दूसरा ये कहता था ये लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं। यहाँ के लोगों को शुष्क वर्णन करता है, बाबरनामा है ना उसकी बुक, वहाँ से जानकारी मिलती है। तो ठीक है, हाँ मतलब बाबर का वो कहाँ है, क्या बोलते हैं उसको जब मरता है वो ताबूत, हाँ मकबरा कहाँ है? काबुल। उसने बोला था ना कि मेरा डेथ होगा तो मुझे काबुल लेके जाना। क्या कारण था समझ में आ गया? क्योंकि उसका लिंक नहीं हो पाया था इंडिया में, उसके इतना समय भी नहीं मिल पाया। 1526 से 30 तक तो रहा वो, 4 साल ही तो रह पाया यहाँ, तो उसका उतना लिंक भी नहीं बन पाया। वहीं लास्ट जो मुगल था वो कौन था? देखो बहादुर शाह जफर। ये रंगून में जाके रो रहा है बेचारा, 2 गज जमीन ना मिली मेरे को कफन के लिए ना। आपने अगर सुना हो, बहुत बड़ा वो था, मुशायरे करता था ना, क्या कहते हैं उसको, गज़ल। तो एक ब्रिटिश एक अधिकारी हुए हैं, उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर के जो गज़ल थे, उन्होंने बंदूक की गोलियों से भी ज़्यादा काम किया फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे ले जाने में बाद में। ठीक है, तो आपको समझ में आया? मुग़ल बादशाह जो शुरुआत में क्या चाहता था कि मैं यहाँ कभी न रहूँ, अब वो चाहता है कि मेरी मृत्यु कहाँ हो? इंडिया में हो। तो इंडिया इतना ज़्यादा, इस चीज़ को समझ पा रहे हो? भारत में क्या है, लोग यहाँ अगर आता है, कोई अगर यहाँ आता है तो यहीं रहने का पसंद होता है उसको फिर है? तो ये फिर ये यहाँ पर कहता है कि इसमें भारतीय लोगों में कोई सौंदर्य नहीं है। वहीं पे इसका पूरा गज़ल पढ़ना, उसने 4 लाइन का पूरा लिखा है। मेरे को भी पहले अच्छा लगता है उसका गज़ल, बहुत गहरी बातें करता है। तो ये था पूरा सिस्टम। अब हम थोड़ा जो काम का है उसको देखेंगे, कारण देखेंगे। सबसे पहले ये कारण कैसे हुआ? पहला कारण देखो, हमने देखा था इन्होंने हमारे जो राजा लोग थे उनको क्या कर दिया था? अपदस्थ कर दिया, उनको अपनी गद्दी से हटा दिया। जब उनको अपनी गद्दी से हटाएंगे तो विद्रोह होगा, तो विद्रोह राजा के साथ कौन जुड़ी है? जनता। तो पहला कारण ये बनेगा। ओके, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का कारण, जो हमारे राजा पदस्थ हुए हैं अपने पद से, और जो हमारे सेना है उसका स्टार्ट हो जाना। लिखना पड़ेगा ना, मेरा लिखने का मन नहीं है, तुम्ही को लिखना है। मैंने तभी इतनी स्टोरी को लाया, वरना मैं स्टोरी बताता ही नहीं। लिख दिया तुमने? 1857 की क्रांति का पहला कारण मैंने बता दिया। क्या बताया मिस्टर हिमांशु? नहीं, मिस्टर वैलेंटाइन, सॉरी। जिहाद का कारण क्या था? मुझे सही में क्या, आपको ये स्टोरी समझ में आई जो अभी मैंने बकवास करी है? भागवत है ना ये? अच्छा, आप बता सकते हो जो भी मैंने बताया? मैं बैठता हूँ यहाँ, बज रहा हो नहीं। मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखो ना इन चीज़ों को। आपने कितना याद किया मुझे बताओ? मैंने कुछ भी याद नहीं कर पाया। तो सही नहीं, तो इसको मैं अपनी गलती मानो या आपकी? मेरे ख्याल से आपको पढ़ाने में देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं, देखो ना मेरा, आप देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपके इससे मेरा भी पेट भर रहा है, मुझे भी 2 टाइम का खाना मिल रहा है, ठीक है? तो मेरा ये कर्तव्य है कि मेरी वजह से आपको दुख ना हो, क्योंकि मैं आपके दुख का कारण बनूं तो वो सही नहीं है ना। क्या मैं समझाने में असफल रहा आपको? आप लोगों को समझ में आया? हाँ, पूरा तो नहीं आएगा मुझे पता है, हाँ, लेकिन ये स्टोरी बनाना इम्पोर्टेंट है, तभी तो पूरा बन पाएगा ना। हाँ, हाँ, तो मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। घर जाके वीडियो देख लेना। आपको समझ में आया? स्टोरी मैंने इसलिए बनाया ना, वरना बहुत बोर हो जाते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इसमें अजीब सी चीज़ें आती। ये मैंने आपको एक मूवी जैसी बना के दे दी, अब कुछ ना कुछ तो याद आएगा, कुछ नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा। कौन कौन हीरो थे, कौन कौन थे ये। तो रुद्रांशु मुखर्जी का नाम आपको ये बिल्कुल कंठस्थ रहना है, ये कहीं पे मौका मिल सकता है याद करने का। आप अपने दोस्तों के बीच में भी इसका नाम यूज कर सकते हो। तूने सुना है? किसी ने नहीं सुना होगा, ठीक है? तो पहला कारण आपने क्या लिखा? राजाओं को अपने पद से हटाना और राजा के साथ उनकी जनता जुड़ी है, तो राजा प्रजा ना पहला कारण। अब दूसरा देखो,
अब जो मैं आपको दूसरा रीजन बता रहा हूँ वो सतीश चंद्र की एनसीईआरटी से मैंने ये उठा रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ये कारण मिलेंगे सतीश चंद्र की, वो है 12th क्लास में, 12th क्लास में है मॉडर्न इंडिया। आप लोग एनसीईआरटी देखते हो? हाँ, एनसीईआरटी देखा कभी? कक्षा 12 की एनसीईआरटी, ठीक है। कक्षा 12 की एनसीईआरटी में जो सेकंड बुक है वो मॉडर्न इंडिया पे लिखी है पूरी। तो वहाँ इन्होंने मिस्टर सतीश चंद्रा है ना, हमारे हिस्टोरियन, हालांकि ये वामपंथी इतिहासकार हैं, तो इन्होंने इसका कारण दिया है। तो उन्होंने इस पूरा जो विप्लव को समझा रखा है। देखो 1857 की क्रांति से जस्ट पहले कौन सा उपनिवेशवाद चल रहा था? औद्योगिक उपनिवेशवाद, है ना। तो उन्होंने औद्योगिक उपनिवेशवाद के साथ इन सारी घटनाओं को लिंक करने का प्रयास किया है। अब देखो पहला क्या था? राजनीतिक औपनिवेशिक काल में हमने पढ़ा था राजनीतिक जो कारण थे, उसमें क्या था? साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद के कारण इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राजाओं को अपने पक्ष में करना शुरू किया, पहला कारण वो बन गया। दूसरा कारण क्या था? प्रशासनिक सेवाएं, वो वाला कारण बन जाएगा। तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? हमारे हस्तक्षेप की नीति बना दी, समाज सुधार पर काम नहीं कर दिया। वहाँ सती प्रथा पर रोक लगा दी, वहाँ दास प्रथा को रोक लगा दी, बाल विवाह को रोक दिया और विधवा पुनर्विवाह को एक्टिव कर दिया। इन्होंने हमारे समाज को छेड़ना शुरू कर दिया, तो एक कारण वो बन गया। चौथा कारण क्या था? सिपाही वाला मामला। अब हमारे जो बंगाल जो हमारी सेना थी, इस सेना में सारे लोग थे कौन से? ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, जैसे मैंने आपको पता है कारतूस वाला मामला, ये कारण था। दूसरा क्या था? हमारी जो सेना में लोग थे इनके साथ भेदभाव होता था। भेदभाव कैसा था? इनके साथ ऐसा था ना 60 वर्सेस 40 ऐसा रेशियो था। 40 होते थे इसमें ब्रिटिश, ओके। 6-4 को अगर मैं रेशियो बदलूंगा बताओ कितना होगा? 60-40 को अगर रेशियो में लिखूंगा कितना होगा? कितना होगा जल्दी बता? 3:2, 3:2 है ना ये। तो 3:2 में 2 कौन है? ब्रिटिश, और 3 हमारे इंडियंस होते थे। तो ये जो 2 लोग कहाँ के थे? ब्रिटिश के। इनको ज़्यादा सैलरी मिलती, ज़्यादा भत्ते, हर चीज़ ज़्यादा मिलता था, हर चीज़ ज़्यादा देता। हमारे इंडियंस तो इंडेंचर लेबर टाइप के हैं ना, इनको तो ज़्यादा कुछ देना नहीं होता था। तो एक कारण ये भी बन गया, क्योंकि हम उनके साथ ये करेंगे। तीसरा क्या था? सेना में लॉर्ड डलहौजी तक के समय तक देखा गया कि हमारी जो सैनिक लोग हैं उनको हमारे सारे रिलीजियस नॉर्म्स फॉलो करने का पूरा मौका मिलता था। मान लो कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं सेना में हूँ तो मैं अपना लगा के जा सकता हूँ, मैं अपना ये सारा। लेकिन इन्होंने जैसे ही लॉर्ड डलहौजी अपने लास्ट समय में आया था 56 में जाता है ना यहाँ से, वो इसके जस्ट बाद कौन आएगा? कैनिंग। तो कैनिंग आते ही क्या स्टार्ट कर देगा? इन सारी सुविधाओं को बंद कर देगा कि आप, जैसे सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना इंडिया में, आप किसी भी इस रिलीजियस नॉर्म्स को एक्टिव नहीं कर सकते हो। आप सिंपल हो, बस ना आप चुटिया रख सकते हो, ना आप तिलक लगा सकते हो, इन सारी चीज़ों को बैन कर दिया। तो एक कारण ये भी बनेगा, भाई मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट तो सबसे महत्वपूर्ण है ना ये। तो ये सारे कारण बन गए। कौन कौन से कारण बताए? कारण है कहाँ इसका? द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद, औद्योगिक उपनिवेशवाद, ठीक है। औद्योगिक उपनिवेशवाद में जो जो समस्याएं थी वो सारी चीज़ें यहाँ बन जाएंगी वो कारण। पहला क्या था? राजनीति, ठीक है। व्यापार के चक्कर में उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, व्यापार के लिए तो हो रहा था पूरा। तो उन्होंने अपने राजनीतिक विस्तार के लिए जो विस्तारवादी नीति अपनाई, वो पहला कारण वो बन गया। दूसरा कारण क्या बना था? आर्थिक नीतियाँ। हमारे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो रखा है, तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर का, छोटे छोटे तो हो ही रहे थे, उसको पूरा बल मिल गया आगे को। तीसरा सामाजिक आर्थिक नीतियाँ, इन्होंने समाज सुधार पर जबरन बल दिया, जो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखवाए होंगे। तो ये तीसरा कारण बन जाएगा। चौथा कारण क्या बना? सैन्य सुधार, जो हमारी सेना में कुछ उन्होंने फेरबदल करने का सोचा, जो मैंने आपको यहाँ बताया। चौथा कारण वो बनेगा। और तात्कालिक कारण के रूप में हमारे पास क्या है? कारतूस वाला मुद्दा। ये हमारे कारण हो गए। अब नेक्स्ट हम कल से, इतना बहुत है, बाकी इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, सुनो ध्यान से। इसका महत्व देखो, इसके महत्व में एक शब्द मैं लिखवाऊंगा, इसको आप ज़रूर नोट करना। आपने जूलियस सीजर का नाम सुना है? जूलियस सीजर, रोमन एम्पायर पढ़ा था। रोमन एम्पायर में एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ, तो जूलियस सीजर बोला, उसके बारे में एक तथ्य है कि जीवित जूलियस सीजर मृतक जूलियस सीजर से ज़्यादा ताकतवर सिद्ध हुआ। तो सेम यही घटना 1857 की क्रांति के लिए यूज होती है इसके महत्व में, कि हालांकि 1857 की क्रांति वर्तमान में उस समय उतना प्रभावी नहीं रही, क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा इसको दबा दिया गया। जैसे हमने पढ़ा था ना, लखनऊ से कौन इसको करी थी? बेगम हजरत महल, उसको दबाने के लिए कैंपेबेल किया था, अलग अलग ये थे ना। वैसे ये
भागलपुर क्षेत्र में राजा कुंवर, बिहार क्षेत्र में ना राजा कुंवर ने किया था, तो उन सबको दबाने का प्रयास इन्होंने कर दिया, मतलब ये सक्सेस नहीं हो पाया। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मृतक सीजर जीवित सीजर से ज़्यादा खतरनाक हुआ, इसके दब जाने से और ज़्यादा हमारे अंदर शक्ति आ गई, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको रोक ही देता हूँ, चलो मैं इसको कल थोड़ा 5-10 मिनट इसको लेके पूरा कर दूंगा। अब हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो जाएगा, अब भारतीय पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय वगैरह, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा रहता है। ठीक है, ये सब नोट करना है। बाकी इसमें क्या छोटा है, कारण हमने लिख दिए हैं। 1857 की क्रांति का महत्व लिखना है, और 1857 की क्रांति क्या केवल एक सैन्य क्रांति थी या फिर इसमें हमारे सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इसके बारे में समझ लेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा।